हाय बच्चों। आज का टॉपिक डायमेंशन के कंटिन्यूएशन में है और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि डायमेंशन के 3 यूजेस हैं मेन। और एक यूज़ था एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करना, और दूसरा यूज़ था करेक्टनेस को चेक करना कि वो फॉर्मूला करेक्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। एंड द थर्ड यूज़ एंड लास्ट यूज़ जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। कितनी बढ़िया चीज़ है, हम किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं। आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और हमें उसका रिलेशन मालूम चल जाएगा। सो इसकी लाइंस क्या है, नीचे देखो। यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजेनिटी का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड में राइट साइड में डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और हर एक फैक्टर में कैसी आनी चाहिए, वो सेम डायमेंशन आनी चाहिए। यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन डेराइव द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड वी नो द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। ये इसकी बेसिक लाइंस है। मतलब किसी चीज़ का अगर हमें फॉर्मूला डेराइव करना है तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि पहली बात तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेंगे कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट के डायमेंशन के बराबर होगी, और साथ में हमें यह पता चलना चाहिए कि वो क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है। लैंग्वेज में समझ में नहीं आया होगा, हम पढ़ेंगे, आपको ये चारों लाइन अच्छे से समझ में आने वाली है। जैसे कोई तुमसे ऐसे कोई बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी velocity of a body depends upon displacement and time और फिर आपसे बोलता है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से समझो, किसी ने ऐसे ऐसे आपसे रैंडमली पूछ लिया कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी। तो पहले बात तो आप बोलोगे सर हमें तो मालूम है कि वेलोसिटी का रिलेशन कैसे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हम ऑलरेडी जानते हैं ना। एक काम करते हैं, हम डायमेंशन की हेल्प से जानने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे कि वेलोसिटी, ऐसे बोल रहे होंगे वेलोसिटी, और हमने इसको v मान लिया। किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, हम लोगों ने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। डिपेंड कर रही है ये तो नहीं लिखा ना, प्रोपोर्शनल है। तो डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ, पावर कितनी आ गई, ए आ गई। ए मैंने ऐसे रेंडमली पावर ले लिया, परफेक्ट है। और साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो टाइम की पावर हमने बी ले ली, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि क्या है, मतलब ऑल्दो हम फॉर्मूला जानते हैं बट अभी हमें कुछ नहीं आइडिया, हमें मान के चलते हैं। तो अगर हम इसको हटाएंगे ना तो क्या निकल के आएगा बेटा, वेलोसिटी निकल के आएगा अ कांस्टेंट, और साथ में आएगा डिस्प्लेसमेंट का पावर ए, और टाइम का पावर क्या बोलेंगे हम, टाइम का पावर आ रहा है बी। क्लियर हो गया। सबसे पहला लाइन देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड वी नो द फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। यस वी नो द फैक्टर, वी नो कि ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है। जब तक हमें ये मालूम ही नहीं होगा, कोई हमसे बोल दे कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉडी, गलत गलत स्टेटमेंट बोल दे, फिर तुम कुछ भी निकाल पाओगे नहीं। तो कंडीशन क्या है, तुम्हें सही स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए। तो अगर हमें सही स्टेटमेंट मालूम है कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, देन वी कैन गेट पर्टिकुलर रिलेशन। सो ये हमारे पास एक तरह का एक इक्वेशन आ गया। अब बात आती है हमने इसको आगे को रीच करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम इसको अब करेंगे सॉल्व। अब हम क्या कर रहे होंगे, हमें दिखाई दे गया कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो यहां पे आ गया डिस्प्लेसमेंट का पावर ए और टाइम का पावर था बी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम, एक लाइन लिख देता हूं मैं, हम ऐसे लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड इक्वेशन। ऐसा क्यों लिखा, अभी वो लाइन लिखी वहां पे देखो, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट साइड की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, राइट साइड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। मैं एक स्टेटमेंट दोबारा पढ़ाता हूं इसको, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन डेराइव द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड तो समझ में आ गया था, प्रोवाइडेड वी नो द फैक्टर्स ऑन विच
द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। अब इस स्टेटमेंट का शायद आपको मतलब समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वेशन। बेटा वी की डायमेंशन m0 lt माइनस वन, बच्चों को समझ में आया, बहुत ही बढ़िया, इज इक्वल टू के। अब जब डायमेंशन इक्वेट करोगे तो यहां पे के डायमेंशनल नहीं होगा, के कैसा होगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। अगर तुम डायमेंशन इक्वेट कर रहे हो तो के को लेने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि उसमें तो डायमेंशन है ही नहीं। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है एल, मालूम तो है आपको, इसकी पावर कितनी आ गई, ए। अच्छा बेटा टाइम की डायमेंशन क्या है, टी, तो इसकी पावर कितनी आ गई, बी। हम लोग बड़े समझदार हैं, हम इसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि सर राइट हैंड साइड में आ रहा है एल पावर ए एंड टी पावर बी, आ रहा है ना, और एम पावर तो जीरो है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन को कंपेयर करेंगे। तो जब हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि लेफ्ट साइड में एल की पावर कितनी थी, 1, और राइट में एल की पावर कितनी है, ए। तो रिलेशन क्या आएगा, ए इक्वल टू 1। कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है डायमेंशन दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। इक्वल तभी होंगी जब ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और बेटा बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1। बहुत समझदार हो। उसके हिसाब से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, हमारे पास रिलेशन आ गया स्पीड इक्वल टू के, डिस्प्लेसमेंट की पावर जल्दी बोलो कितना, 1, और टाइम की पावर कितना, टाइम की पावर है -1। -1 ऊपर रहेगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, के इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर हम एक लाइन लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली के कम्स आउट 1। ऐसा क्यों बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है ना कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, के नहीं आता। मतलब इस मेथड की लिमिटेशन है कि के की वैल्यू को हम सॉल्व यहां पे नहीं कर पाएंगे। तो जब जब हमें के की वैल्यू हम जानते होंगे ना, तो हम लोग क्या बोल देंगे, बाय एक्सपेरिमेंट वी नो दैट के इक्वल टू दिस वैल्यू। हर जगह हर बार के 1 नहीं आएगा, यहां पे के 1 आ रहा है क्योंकि हम जानते हैं, इसलिए। बेटा समझ गए। सो हम लोगों ने क्या बोला, एक्सपेरिमेंटली के इक्वल टू 1। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन आया स्पीड इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, क्या रिलेशन आया, टाइम। सो वी हैव गॉट दिस रिलेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। बहुत 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 अच्छी बात है। चलो एक काम करते हैं, हम कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं, फिर हम इजी करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, तो फिर थोड़ी देर बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स। अब देखना बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, वाटर वेव्स में भी हो सकता है तुम्हें ना समझ में आता हो, हमने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने किस चीज़ को पकड़ना है, इसको पकड़ना है। उसने क्या बोला, वेलोसिटी v, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की। वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ लैम्डा, कॉमा डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज। अब तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर ने अभी अभी बोला था कि, क्या बोला था सर ने, अभी अभी बोला था कि वेलोसिटी v डिपेंड्स अपॉन, बेटा डिपेंड बोला है ना, तो प्रोपोर्शनल ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना स्क्वायर ना कुछ भी नहीं बोला, डिपेंड अपॉन बोला है। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन क्या, वेवलेंथ लेम्डा। तो अभी हम क्या बोलेंगे, हम लोग यहां बोलेंगे बेटा लेम्डा की पावर ए। यस नो, बहुत सही है। अच्छा और किस पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन रो की पावर बी। अच्छा और किस पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने क्या बोलना है, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन जी की पावर सी। क्लियर हो गया। अभी हम सबको करते हैं कंबाइन। जैसे हम सबको करेंगे कंबाइन तो हमारे को रिलेशन मिलेगा दिस v इक्वल टू, साथ में इक्वेट कर देंगे तो कांस्टेंट भी आ जाएगा, लेम्डा पावर a, रो पावर b, g पावर c। अब क्या करना है, अब हमने करना है दोनों तरफ की डायमेंशन को इक्वेट। तो अब हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन कितनी होगी, आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, इक्वेटिंग डायमेंशन अलोंग बोथ साइड। मैं ये आपको बार बार क्यों लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप स्कूल में बिना कुछ लिखे लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे 0/अंडा, राइट। तो आपने प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जिससे आपका टीचर बोले कि आपने कुछ लिखा है, राइट। सो मैंने क्या लिख दिया, इक्वेटिंग डायमेंशन अलोंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम डायमेंशन को इक्वेट करते हैं। बहुत ही बढ़िया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन m0 lt-1, सही जा रहे हो। के में डायमेंशन है नहीं, लेने की जरूरत नहीं है। लेम्डा क्या है, वेव लेंथ, किसकी लेंथ, वेव की लेंथ। मैंने आपको डायमेंशन में समझाया था, वेव लेंथ की डायमेंशन एल होगी,
उसकी पावर ए। बेटा रो का मतलब क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस 3, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, ये बी आ गया। बेटा जी का मतलब होता है एल टी माइनस 2। तुम लोग बहुत समझदार हो, मुझे अच्छे से पता है। एक काम करते हैं, एल की पावर ले लेते हैं अलग। एल की पावर कितनी आएगी? इधर से आएगी ए, उधर से आएगी -3b और उधर से आएगी सी, और इसको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया। बेटा एम की पावर कितनी आएगी? एम की पावर आएगी कितने के बराबर? एम की पावर आएगी बी के बराबर। और टी की पावर कितनी आएगी? ध्यान से देखो, टी की पावर आएगी -2c। बच्चों समझ में आ गया? देखो ध्यान से, क्लियर हो गया? हम लोगों ने एल एम और क्या करा, उनकी सबकी पावर अलग अलग ले ली। अब हम क्या करेंगे, हमें अच्छे से मालूम है यार लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए। आप बोलोगे सर सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए तो इक्वेट करो। जैसे तुम इक्वेट करोगे, तुम बोलोगे सर एम की पावर लेफ्ट में 0 है और राइट में कितनी है? बी है। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा? हम बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 नहीं, सॉरी 1 नहीं बोल सकते हम, क्योंकि एम की पावर कितनी है? 0 है, तो ये 0 आएगा। अच्छा, टाइम की पावर लेफ्ट में कितनी दी है? टाइम की पावर लेफ्ट में दी है -1 और राइट में कितनी दी है? -2c। हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो क्या रिलेशन आएगा? -2c इक्वल टू -1, तो c कितना आ गया? 1/2। इतनी बात क्लियर होती है? चलो मैं दो बातें समझ आ गई। थर्ड, एल की पावर कितनी गिवन है? एल की पावर गिवन है बेटा, एल की पावर गिवन है a-3b प्लस सी, और लेफ्ट में एल की पावर कितनी गिवन है? वो गिवन है 1। बहुत ही सही जा रहे हैं हम लोग। अब हम वैल्यू डालते हैं जो हमने पहले सॉल्व करी है। यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस b की वैल्यू कितनी थी? 0, तो ये 0 हो गया, प्लस c की वैल्यू कितनी थी? 1/2 इज इक्वल टू कितना? 1। तो a खुद कितना आ गया? 1/2। बहुत सही। सो इन शॉर्ट हमें समझ आया a 1/2, b 0 और c कितना आ गया? 1/2। बच्चे आपको समझ में आ रहा है? अगर हमें समझ में आ रहा है तो हम इस रिलेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू अ कांस्टेंट, है ना, जैसे लिखा हुआ है यहाँ, अ कांस्टेंट। लेमडा पावर a, और a की वैल्यू कितनी है? लेमडा पावर a और a की वैल्यू है बेटा हाफ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रो पावर b, और b की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। मतलब एक्चुअली ये रो पे डिपेंड करता नहीं है। पूछने वाले ने, बोलने वाले ने झूठ बोला है, रो पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे ही बोल दिया था उसने। और साथ साथ में जी की पावर c, और c कितना है बेटा? c भी है इक्वल टू हाफ। बहुत ही सही। इज इक्वल टू v इक्वल टू के, अंडर रूट में ले लेंगे ना, हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, लेमडा इंटू जी, ऐसे आ गया। क्या हमें के बारे में पता है? नहीं पता, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। हम क्या बोलेंगे कि के कैन बी, एक लाइन लिख सकते हैं क्या? के कैन बी मेजर्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। हम बहुत सारे इस फॉर्मूले के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसकी हेल्प से हम के निकालेंगे। तो अगर के पता होगा तो प्लेस करेंगे, पता नहीं होगा तो हम प्लेस नहीं करेंगे। बच्चों को समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा बेटा? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन। ये क्या होता है? ये होता है, एक सन होता है, आपने सुना होगा, एक सन होता है, उसके अराउंड प्लैनेट घूमते रहते हैं। वैसे तो प्लैनेट घूमते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। कैसी ऑर्बिट में? इलिप्टिकल में। लेकिन जब कुछ ना दिया हो तो हम क्या मान के चलते हैं? हम सर्कुलर ऑर्बिट मान लेते हैं, क्योंकि हम सब जगह इलिप्टिकल में तो सब जगह आर अलग अलग होगा ना, तो वी कंसीडर कि एक प्लैनेट घूम रहा है कैसे वाले ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट में। हमने ऐसा मान लिया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, वी अज्यूम। आगे देखते हैं, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का बेटा क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि प्लैनेट यहां था, कहां था? यहां था, फिर आगे गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, और दोबारा जहां से चला था वहीं आ गया। जहां से चले थे वहीं आएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड या टाइम पीरियड। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब ये ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट का रेडियस है, इतने ऑर्बिट में प्लैनेट घूम रहा है। इसका मतलब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है बेटा? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन आर की पावर ए। कैसे लिखा है ना वहां पे? डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, आगे क्या लिखा? मास ऑफ सन। मास ऑफ सन, अच्छा, सन में कुछ मास होगा ना? हाँ, यहाँ पे इसका मास m होगा, इस पे भी डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड्स अपॉन मास की पावर b। अच्छी बात है। और क्या लिखा है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। याद है वो पुराना ज़माना जब हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशन, वहाँ मैंने पढ़ाया था ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है। वहाँ पे लिखेंगे हम t प्रोपोर्शनल g रेज टू पावर, क्या लिखेंगे बेटा? g रेज टू पावर c। इतना क्लियर हो गया आपको? हमें समझ में आ गया, g रेज टू पावर c। नाउ व्हाट वी डू, वी कंबाइन ऑल। अगर हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें?
टी प्रोपोर्शनल आर पावर ए एम पावर बी जी पावर सी। क्लियर? अगर हम इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी में कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पे आएगा टी इक्वल टू वी हैव सम के आर पावर ए एम पावर बी एंड जी पावर सी। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। अगर आपने सॉल्व कर लिया इसका मतलब आपको समझ में आ गया। क्लियर? अब आपको चैलेंज कहाँ पे आएगा? आपको एम की पावर मालूम होगी, आपको सॉरी एम की डायमेंशन पता है क्योंकि वो मास है, और आर की डायमेंशन पता है क्योंकि वो लेंथ है। हमें जी की डायमेंशन भूल सकती है, तो अब याद करो हम लोगों ने जी की डायमेंशन क्या पढ़ी थी, जल्दी से याद करो। नहीं याद आ रहा तो पुराने वाले नोट्स आप पलट के देखो जो मैंने आपको पढ़ाया था। नाउ वी इक्वेट। बेटा टी का मतलब क्या है? टाइम पीरियड। अगर हम टाइम पीरियड को देखेंगे तो टाइम पीरियड की डायमेंशन कितनी आती है? m0 l0। टाइम पीरियड मतलब टाइम ना, ऐसे आ जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? डायमेंशन जब इक्वेट करेंगे तो हम k को नहीं लिखेंगे, r मतलब होता है लेंथ। उसकी पावर कितनी आ रही बेटा? सोचो जल्दी से। उसकी पावर a ले लेते हैं। अच्छी बात है, इसकी पावर हमने a ले ली। और m का मतलब क्या था? मास। मास की डायमेंशन तो मास के फॉर्म में है, उसकी पावर b ले ली। g याद करो, g कितना होता था? g का डायमेंशन होता था m-1। आपको तो याद नहीं होगा शायद, याद है? यस यस, बहुत सही याद है। l पावर 3 और t पावर कितना होता था? -2, और उसकी डायमेंशन, उसकी पावर कितनी आ रही? c। अब हम क्या करेंगे? अब हम m की पावर अलग से निकालेंगे तो m की पावर आएगी बेटा b माइनस सी। यस नो? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। अच्छा l पावर निकालेंगे, l पावर कितना आएगा बेटा? l पावर आएगा a प्लस 3c। बहुत बहुत सही बात है, l की पावर आ जाएगी a प्लस 3c। अब हम क्या करेंगे? t की पावर निकालेंगे, और t की पावर कितनी आ जाएगी बेटा? t की पावर आएगी -2c। यस नो? अब हम करेंगे इक्वेट लेफ्ट से और राइट से। लेफ्ट में m की पावर कितनी है? 0। राइट में m की पावर कितनी है? b माइनस सी। सो वी हैव b माइनस सी इक्वल टू 0। बहुत सही। उसके बाद l की पावर लेफ्ट में कितनी है? 0, और राइट में कितनी है? राइट में a प्लस 3c इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 0। लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर कितनी है? 1, और राइट हैंड साइड में कितनी है? -2c। तो क्या आएगा? -2c इक्वल टू 1। अगर -2c इक्वल टू 1 आएगा तो यहाँ से c कितना आ जाएगा? यहाँ से c आएगा -1/2। बेटा समझ आ गया? अगर -c इक्वल टू -1/2 आएगा तो ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन से देखो b कितना आ रहा है? b आ रहा है c, तो ये भी कितना आ जाएगा? -1/2। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ध्यान से देखो a की कितनी वैल्यू आएगी? a की वैल्यू निकल के आएगी, इस सेकेंड इक्वेशन को देखो। सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? a प्लस 3c ना, 3 इंटू कितना है? -1/2 इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। यहाँ से क्या लग रहा है आपको? a की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। बहुत सही हो गया। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया a की वैल्यू 3/2। मैं चाह रहा हूँ इसी पेज पे, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आई सॉल्व एट दिस प्लेस, है ना? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? t इक्वल टू के r पावर a। r पावर a कितना दिया है? a दिया है 3/2, तो r पावर 3/2। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद m पावर b, और b कितना दिया है? -12, m पावर -12। g पावर c भी कितना दिया हुआ है? -12। तो एक्चुअली ये क्या बन गया? ये बन गया t इक्वल टू के r पावर 3/2 अपॉन m भी नीचे आएगा और g भी नीचे आएगा। दोनों की पावर कितनी आएगी? हाफ आएगी। आपको एक बात बताऊं, जो m है वो मास ऑफ सन है, और वो तो कांस्टेंट मान रहे हैं, है ना? हम मान रहे हैं कि मास ऑफ सन, नो डाउट वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन इतना माइनर चेंज हो रहा है कि हम उसको अभी हाल के लिए कांस्टेंट मानते होते हैं। सो m इज कांस्टेंट। g क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये भी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो ध्यान से देखो, k कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट। तो एक्चुअली हमारे पास रिलेशन क्या आ गया? एक्चुअली हमारे पास रिलेशन आ गया t प्रोपोर्शनल r पावर 3/2। तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा ये चीज, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। हम ये फॉर्मूला डिराइव कर पाए, किसकी हेल्प से कर पाए? डायमेंशन के रिलेशन की हेल्प से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया। और आपको बताऊं, ये सेम डेरिवेशन हम लोग ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। किस वाले में पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, और वहां पे हम सेम डेरिवेशन निकालेंगे, लेकिन वहां डायमेंशन से नहीं निकालेंगे। वहां पे प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स और पता नहीं क्या क्या करेंगे, वहां से ये सोल्यूशन सेम निकल के आएगा। वहां पे के की वैल्यू भी हमें पता चलेगी कि के एक्चुअली कितना होता है। यहाँ पे हमें के बारे में पता नहीं चल रहा है। आई थिंक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर दोबारा मैं फिर एक दो इजी क्वेश्चन करवाता हूँ। ऐसे कोई तुमसे बोले काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी
ऑफ अ बॉडी ना डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी. Mass and velocity derive relation of kinetic energy by किसकी हेल्प से निकालना बेटा? बाय डायमेंशन. ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है नहीं, मतलब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं है कॉम्प्लिकेशन. किसी ने कहा डायमेंशन की हेल्प से इक्वेशन निकालो, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर देखो हमें लग रहा है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास की पावर ए और वेलोसिटी की पावर v, सॉरी वेलोसिटी की पावर 2 नहीं लिखना, मेरे को पहले से पता था, मैंने पहले से ही लिख दिया. नहीं गलत है, हमने b लिखना पड़ेगा यहाँ पे. तो हमने क्या लिख दिया? वेलोसिटी की पावर कितनी बेटा? b लिख दी है. अभी हम क्या करने वाले हैं? अब हम इनको कंबाइन करने वाले हैं. कंबाइन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल m पावर a v पावर b. v पावर, ये क्या हो रहा है? चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो खराब हो जाता है. तो v पावर b. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा? अ कांस्टेंट m पावर a v पावर b. अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डायमेंशन को इक्वेट करेंगे. मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आपने सारी लैंग्वेज लिखनी है. बार बार आपने क्या करना है? इक्वेटिंग डायमेंशन अलोंग बोथ साइड. नहीं तो टीचर जी मार्क्स देंगे नहीं, ध्यान रखो. इक्वेटिंग डायमेंशन अलोंग बोथ साइड. बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? काइनेटिक एनर्जी. सोच समझ के बताना, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती थी? काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती थी m L2 T-2. सही जा रहे हो. इक्वल टू k को नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि k तो कांस्टेंट है. m की पावर लिखेंगे a, क्योंकि मास का मतलब मास की डायमेंशन m होती है. और अच्छा, मतलब मास का रिप्रेजेंटेशन m होता है, डायमेंशन नहीं, है ना. अच्छा, v की बात करेंगे तो v को क्या बोलेंगे हम? v को लिखेंगे LT-1, क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन ऐसे आती है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे आता है, ये b आ जाएगा. अभी हम दोबारा से इसको लिखेंगे तो आएगा m पावर a l पावर b t पावर -b. बेटा जी समझ में आया कि नहीं? इक्वेटिंग पावर्स अलोंग बोथ साइड. इक्वेटिंग पावर्स अलोंग बोथ साइड. a कितना आ गया? 1. कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे a है और यहाँ पे 1 है. क्लियर? तो ये इक्वेट हो गया. ये b है और ये यहाँ पे 2 है. डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए तो सब कुछ सेम सेम होगा. तो b कितना आ गया? b2 आ गया. यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा है -b, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है -2, तो b कितना आ गया? b आ गया 2. ये बहुत सही हो गया. अब हम लिखते हैं इक्वेशन. हम क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k. बेटा मास की पावर कितनी? मास की पावर थी a, जिसको हम बोलेंगे 1, और वेलोसिटी की पावर कितनी थी? b, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे 2. और यहाँ से क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k इंटू m v स्क्वायर. अब हम स्मार्ट हैं क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पहले से पता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वी नो दैट k इक्वल टू हाफ. या ऐसे बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं. और बाय एक्सपेरिमेंट पूरा लिख देता हूँ. बाय एक्सपेरिमेंट k इक्वल टू हाफ. बहुत ही सही. हमने लिखा k इक्वल टू हाफ, आपने भी लिखा k इक्वल टू हाफ. तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? हाफ m v स्क्वायर. हम बहुत चालाक लोग हैं, जहाँ पे k की वैल्यू पता होगी वहाँ पे हम लिख देंगे हम जानते हैं, या एक्सपेरिमेंट से निकाला. और जहाँ पता नहीं होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? वहाँ पे k लिख देंगे. आपको पता है ना, पीछे वाला एग्जाम्पल करा जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता था, हमने क्या करा? ऐसे ही लिख दिया मैंने, खत्म हो गया. चलो एक और लास्ट एग्जाम्पल. चलो जी एक और एग्जाम्पल करते हैं. तो ऐसा करते हैं, वो पढ़ा है हमने, वो सिंपल पेंडुलम सा होता था कुछ, मतलब ऐसा होता था. देखो ऐसे, ये थ्रेड है और ये मास है. हमने इसको बेचारे को आराम से पकड़ा और देखो इधर को खींचा. नहीं ऐसे नहीं, इधर को ऐसे खींचा और छोड़ दिया. क्या होगा? सोच के बताओ. बिल्कुल सही जवाब है बेटा, तुमने बहुत सही बोला. ये कुछ नहीं होगा, ये पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑस्सिलेशन. ऑस्किलेशन नहीं, ऑस्सिलेशन. ठीक है, इसको हम ऑस्सिलेशन बोलते हैं. देखो कितना बढ़िया ऑस्सिलेट हो रहा है, ये ऐसे 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 करके चले जा रहा है. इसको हम बोलते हैं ऑस्सिलेशन. ये जहाँ से चला था, लेट्स से ये यहाँ से चले, इधर से चले, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम. इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन. इसको बोलते हैं दूसरा एक्सट्रीम. तो मान लो पेंडुलम यहाँ से चले, फिर यहाँ तक जाए और फिर वहीं तक आए, यहाँ तक. इस वाले टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड. कौन सा? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड पता किन पे डिपेंड करता है? अगर ये पेंडुलम की लेंथ बदल दोगे, टाइम पीरियड बदल जाएगा. इस पेंडुलम को यहाँ से उठा के मून पे ले जाएं
टाइम पीरियड बदल जाएगा, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी डिफरेंट है, मून पे ग्रेविटी डिफरेंट है, ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। ये सारा का सारा कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग ऑसिलेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा सा चैप्टर है ऑसिलेशन का, लेकिन अभी हम डायमेंशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भाई साहब ने हमसे बोले कि टाइम पीरियड, ध्यान से सुना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम नहीं बोलेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कॉमा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ बॉब समझते हो? बॉब मतलब ये जो बॉडी लटकी हुई है, जो पार्टिकल्स आए जो ये, इसको हम बॉब कहते हैं, मास ऑफ बॉब। और फिर कोई कहता है डेराइव रिलेशन फॉर टाइम पीरियड बाय डायमेंशन। Relation of time period by dimension. Time period of simple pendulum depends upon length of string, acceleration due to gravity and mass of bob. Derive relation for time period by dimension. हमारे पास ये ऐसा कुछ आ गया कि हमने एक रिलेशन डेराइव करना है। एक बात बोलूं, क्योंकि मेरे को आगे के चैप्टर्स का सब कुछ पता है, तो मुझे पता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो एक्चुअली मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता ही नहीं है। इस पे बॉब लटका दो छोटे से मास का, बॉब लटका दो थोड़े ज़्यादा मास का। अगर हम मास ज़्यादा, साइज़ ज़्यादा नहीं, अगर साइज़ ज़्यादा कर दोगे तो उसको सिंपल पेंडुलम नहीं बोलेंगे। तुमने छोटे से पार्टिकल की जगह एक बड़ा सा स्फीयर लटका दिया, उसको हम सिंपल पेंडुलम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम, और उसका टाइम पीरियड बदल जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइज तो छोटा रहने दो, बट मास थोड़ा कम ज़्यादा कर दो। मास कम ज़्यादा करोगे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सच है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो मेरे को ये ऑलरेडी पता है कि मास पे डिपेंड नहीं करता, मैंने फिर भी लिख दिया। अगर मैंने झूठ भी लिख दिया ना, ये झूठ अभी पकड़ा जाएगा। देखो कैसे पकड़ा जाएगा, जब फॉर्मूला निकल के आएगा तो मास की पावर फाइनली 0 सॉल्व होगी। मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी ने गलत भी बोल दिया ना तो फॉर्मूला अपने आप उसको अमेंड कर देगा, प्रोवाइडेड आपने सारा कुछ गलत ना बोला होगा। सब कुछ ही गलत बोल दिया फिर तो फॉर्मूला डेराइव नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। तुम बोलोगे सर ऐसा करते हैं कि हम अब सोल्यूशन करते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन में, हम लिखेंगे कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, देखो पहला क्या लिखा, डिपेंड्स अपॉन लेंथ, बहुत ही अच्छी बात है। फिर क्या बोला उसने, डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी बहुत सही बात है। डिपेंड्स अपॉन मास, ये अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल L पावर A G पावर B M पावर C। उसके बाद लिखेंगे दिस इक्वल टू K L पावर A G पावर B M पावर C। बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या बोलेंगे, लाइन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो टीचर जी मार्क्स नहीं देंगे। क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेटिंग डायमेंशन अलोंग बोथ साइड। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, लेफ्ट में क्या लिखा, टाइम पीरियड मतलब होता है m0 L0 t की पावर 1। यस नो, k की कोई डायमेंशन नहीं होती है क्योंकि वो कांस्टेंट है, लेने की जरूरत है नहीं। l की डायमेंशन होगी l पावर a। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt माइनस 2 पावर b। बेटा m की पावर कितना, c। अच्छा सबको थोड़ा सा क्लब करते हैं, m पावर c l पावर a प्लस b t पावर माइनस 2b। इक्वेट करेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में m की पावर 0 है, सो c कितना आ गया, 0 आ तो गया। देखो गलती पकड़ गई ना, बहुत अच्छी बात है। और a प्लस b कितना आएगा, 0, और बेटा माइनस 2b कितना आएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे t की पावर कितनी है, माइनस 2b, यहाँ t की पावर कितनी है, 1। सो ये इक्वेट हो गया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास पता चल गया, मैं दोबारा यहाँ पे फिर लिख देता हूँ। अच्छा b की पावर कितनी आएगी, यहाँ से देखना, यहाँ से देखो, यहाँ से b की पावर आएगी माइनस हाफ। दिखा आपको, अगर b की पावर हाफ आएगी तो बताना a की पावर कितनी आएगी, a की पावर हाफ आएगी। एक काम करते हैं, यहीं लिखते हैं, इतनी सी जगह में लिखते हैं। तो हमें दिख गया कि b a आ रहा है हाफ, b आ रहा है माइनस हाफ,
और सी आ रहा है 0। तो बेसिकली टी कितना आएगा, टी आएगा के, टी आएगा के और के एल की पावर ए ना, एल की पावर ए का मतलब हुआ एल की पावर हाफ, जी की पावर बी ना, जी की पावर माइनस हाफ, और एम की पावर सी मतलब एम की पावर आ जाएगी 0। तो अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो क्या निकल के आएगा, चलो अगले पेज पे कर देते हैं। तो आएगा टी इक्वल टू के, और वो रूट में ले जाएंगे ना, रूट में रूट एल बाई जी, क्योंकि एल की पावर थी हाफ और जी की पावर थी माइनस हाफ, तो वो माइनस वाला तो नीचे चला गया ना, और हाफ का मतलब रूट होता है, इतना आ गया। अब के हमें नहीं पता, मुझे पता है तो मैं लिख सकता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम यहीं छोड़ सकते हो, बट अगर तुम्हें पता है तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे बाय एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सपेरिमेंट के कम्स आउट 2 पाई। तो टी कितना बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। शायद आपने गलती से कभी इसको देखा हो, तो ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले कई बार दिख जाते हैं। अगर आपने देखा हो तो फॉर्मूला एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। कैसा होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये क्या चीज़ है, ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जिस पॉइंट पे लटका है उसके लेफ्ट साइड डायरेक्शन में या टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, उसका ये टाइम पीरियड है। तो बेटा जी हमने अभी पढ़ा कि डायमेंशन के यूज से हम फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे करते हैं, और मुझे ऐसा होप है पूरा कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको असाइनमेंट साथ साथ में भेजूंगा, असाइनमेंट करते रहना बेटा, समझना है तो। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने असाइनमेंट नहीं करी फिजिक्स में खास करके, आज आपको समझ में आ जाएगा, कल भूल जाएगा, फिर धीरे धीरे करके ना सारा उड़ जाएगा, फिर आपको लेक्चर दोबारा देखने पड़ेंगे, फिर वहीं से फिर से शुरू करोगे। इससे अच्छा है कीप ऑन डूइंग, क्योंकि ना द बेस्ट वे टू लर्न साइकिल इज, बेस्ट वे टू लर्न साइकिल इज राइट द साइकिल। मतलब उसकी कोई बुक नहीं होती, या फिर हम ऐसे नहीं कर सकते कि साइकिलिंग का मेथड है हम खूब सारा पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, अच्छा पहले हम ऐसे करते हैं फिर बैलेंस ऐसे बनाते हैं। बैलेंस बनाने वाली चीज़ पढ़ने से नहीं आएगा, बैलेंस बनाने से आएगा। इसी तरह से फिजिक्स केवल लेक्चर देखने से नहीं आएगी, सॉल्व करने से आएगी। बैलेंस आपका वहीं से बनेगा, तब आपको समझ में आएगा। बेटा अवॉइड नहीं करना है, लेज़ी नहीं होना, सबसे बड़ी बात हमने पूरा डिसिप्लिन में रहना है, और उसके बाद तुम देखना ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनने वाले हो आप लोग। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय।